मैंने अपनी आंखों से एक बच्ची को पहले जीने पर बैठे देखा, फिर चंद मिनट बाद वह 2 जीने नीचे थे। मसला तब शुरू हुआ जब वो आंखों के सामने ही गायब हो गई। यह वाकया नजर आने से नहीं, गायब होने की वजह से खौफनाक बना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी उमैरा काज़मी ने हमें कराची से भेजी है। आइए उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं। मेरा ताल्लुक एक सहाफ़ती घराने से है, बल्कि यूं कहा जाए तो ठीक होगा कि मेरा ताल्लुक एक इल्मी घराने से है। मेरे नाना मरहूम मसरूर हुसैन साबरी एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर गुजरे हैं और मेरी नानी मरहूमा मजालिस पढ़ा करती थी। क्योंकि मेरी तालीम व तरबियत नानी के हाथों में हुई है, तो मेरी शख्सियत में बहुत से रंग मेरी नानी और नाना के नज़र आते हैं। मेरे बचपन से ही मेरी शख्सियत में चीज़ों को खोजने और उनको जानने का तजस्सुस पाया जाता था। इसी मुनासबत से मैंने सहाफ़त को अपना उड़ना बिछौना बना लिया। एक नामवर वकील और सहाफ़ी मेरे शरीके हयात बने। उनकी और मेरी बहुत सी आदतें मिलती जुलती थीं। हम दोनों ही को अनदेखी मखलूक़ात के बारे में जानने का शौक़ था। मैं और मेरे शौहर मामले को हर जाविये से देखते और समझते भी थे। हम शादी के बाद गुलशन इकबाल में एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। निचली मंजिल पर हम रिहाइश पजीर थे और ऊपर मालिक मकान थे। हम दोनों अपने काम की वजह से सुबह घर से साथ निकलते और फिर शाम को साथ ही लौटते। 6 माह सुकून से गुजरे। मेरे शौहर को अब दूसरी जगह शिफ्ट होने की लग गई थी, हालांकि यहाँ कोई मसला नहीं था। इस अरसे में मालिक मकान से हमारा सरसरी सा मेल मिलाप रहा। मालिक मकान की 2 बेटियां और एक बेटा था। एक शाम मेरे शौहर एक ईशाइये पर मधु थे। बदलते मौसम की वजह से मेरी तबीयत कुछ खराब थी, तो मैं घर पर ही रुक गई। अब जब मैं घर पर रुक ही गई थी तो सोचा कुछ काम ही निपटा लूं। मुझे अलमारी में कपड़े रखते हुए याद आया मेरा गुलाबी दुपट्टा बाहर तार पर फैला है। वही उतारने के लिए मैं बाहर की तरफ आ गई। बाहर सहन था जहां हम गाड़ी पार्क किया करते थे और बाहर के गेट के साथ दाएं तरफ अंदर की तरफ गैलरी थी जहां तार बंधे थे, और सहन के बाएं तरफ ऊपर को जाता जीना था जो पूरे का पूरा जालीदार लोहे की ग्रिल से ढका था। उनका गेट तो बाहर से था, लेकिन हमारे सहन में खड़े हो तो लोहे की जाली की वजह से ऊपर जीना चढ़ते लोगों के पैर दिखाई देते थे। मैं सहन में दाखिल हुई तो बिला इरादा मेरी नजर बाएं तरफ के जीने पर पड़ी। वहां एक बच्ची अपने घुटनों में सर दिए बैठी थी। मैं चौंक गई। मुझे यही लगा मालिक मकान की बच्ची है जिसको मैंने अक्सर आते जाते देखा था। मैं उसको नजरअंदाज करके गली में चली गई। दुपट्टा उतार कर वापस जब सहन से गुजरने लगी तो मैंने फिर से उस बच्ची पर नजर डाली। मुझे लगा वो सिसक कर रो रही है। मैं तशवीश का शिकार तो हुई, फिर भी मैं अंदर आ गई, लेकिन मेरे अंदर का सहाफी जाग गया। दुपट्टा रखकर मैं वापस पलट आई। मैंने देखा वह बच्ची बैठी तो उसी पोजीशन में है, लेकिन 2 जीने नीचे आ गई है। मुझे कुछ अजीब सा लगा। ग्रिल के पास जाकर मैंने उसको आवाज दी। उसको मुतवज्जा भी करना चाहा, लेकिन उसने सर नहीं उठाया। अंदर से फूल की बैल बजी। मैं चौंक गई। मैं फोन उठाने अंदर आई। एक ख्याल यह भी आया कि मालिक मकान का नंबर मेरे पास भी है, उनको कॉल करके बता देती हूं कि आपकी बेटी यहां जीने पर बैठी है। मैं अंदर आई तो मेरे एक अजीज की कॉल थी। उनसे बाद में बात करने का कहकर मैं मालिक मकान का नंबर ढूंढती फोन उठाए सहन में आ गई, लेकिन अब वह बच्ची वहां से जा चुकी थी। मुझे फिर उनको कॉल करना मुनासिब ना लगा। जरूरी नहीं था इसके पीछे कोई कहानी हो। बहन भाइयों में लड़ाई भी हो सकती है। मैं अंदर तो आ गई, लेकिन फिर अपने शौहर के आने तक बेचैन सी रही। कान बज रहे थे, कभी रोने की आवाज आ रही थी, कभी ऐसा लग रहा था जैसे किचन से कुछ आवाज आई है। शुक्र है कि यह कैफियत बहुत ज्यादा देर ना रही। शौहर मेरी तबीयत के पेशजर जल्दी घर लौट आए। उस वक्त मैंने उनसे कुछ ना कहा, लेकिन अगली सुबह नाश्ते पर उनसे रात वाले वाक्य का जिक्र किया तो वह कुछ चुप हो गए। मुझसे यही कहा, बेगम हमें ऊपर वालों के मामले से क्या लेना देना। मुझे उनकी यह बात समझ तो ना आई, फिर भी मैं खामोश हो गई, लेकिन यह सोच लिया था कि उन पर नजर रखूंगी। उससे अगले दिन जब हम दोनों मियाँ बीवी ऑफिस से घर लौटे तो मालिक मकान की फैमिली बमाए साजो सामान गाड़ी से उतर रही थी। ऐसा लग रहा था कहीं बाहर से आए हैं। उनकी बेगम सामने खड़ी थी। मैंने सलाम दुआ की और हालवाल पूछा कि आप लोग कहीं से आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वह 2 दिन से मलीर अपने ससुराल गई हुई थी, कोई शादी वगैरह थी। मेरे तो सर पर से जैसे कोई जहाज गुजर गया। मतलब 2 दिन से अगर उनके घर पर कोई नहीं था तो फिर कल जो बच्ची मैंने देखी थी वह कौन थी? मैंने फिर भी उनसे सवाल किया। इसका मतलब आपके घर पर कोई नहीं था? तो वो मेरी शक्ल देखने लगी और बोली कि भाई को तो बताकर गए थे कि घर का ख्याल रखिएगा।
मेरे शौहर घर का गेट खोल चुके थे, तो मैं उस वक्त तो उनके साथ अंदर आ गई। अंदर आकर मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि ऊपर कोई भी नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया, मैं तुमसे जिक्र करना भूल गया था। फिर ऊपर वालों से ऐसा कोई वास्ता भी नहीं रहता, तो इस बात की इतनी अहमियत भी नहीं थी। तुम घर में अकेली थी तो मैं इसीलिए जल्दी भी आ गया। मैं तो तुमसे आखिरी वक्त तक कह भी रहा था साथ चले चलो, तुम ही नहीं गई। मुझे अपने मियाँ की इस तकरीर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरा सवाल अपनी जगह था, वो बच्ची कौन थी? उस दिन उन्होंने बताया, अक्सर वह रात को आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो उन्होंने सहन में एक बच्ची 2-3 बार भागकर जाते हुए देखी है। उनकी यह बात सुनकर तो मेरे कान खड़े हो गए। मुझे पता चल गया ये मुझे सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर अभी बाकी है। वह बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन मैंने भी सब उगलवा लिया। 2-3 बार नहीं, कम से कम 6 बार ऐसा हुआ था। न सिर्फ वह उनको सहन में दिखी, बल्कि एक बार बाहर सहन में खड़ी गाड़ी में भी बैठा हुआ देखा और कुछ ही पल में गायब हो गई। लेकिन वो सहन तक ही महदूद रहती थी, घर में नहीं आती थी। चलो यह भी अच्छी बात थी, बात डराने वाली भी थी। मैंने कहा, ऐसा तो नहीं कि माजी में इस बच्ची के साथ कोई जुल्म हुआ हो और उसकी रूह भटकती हो तो मेरे शौहर ने मेरे इन ख्यालात को ब्रेक लगा दिया। मैं अपने सोचने की तवानाई उस पर खर्च ना करूं। उनका कहना था कि यह कोई फिल्म नहीं है, हमें बस जल्द जल्द नया घर ढूंढना चाहिए। और फिर हमने बहुत जल्द एक नया घर ढूंढ लिया। यह पहला वाकया था। इस वाक्य में खौफ का आंसर होने के बावजूद मैं डरी नहीं, बस मुझे शौक लगा। मेरे शौहर मुझसे इसलिए छुपा रहे थे कि मैं डर ना जाऊं। वैसे हम दोनों ही निडर थे और हम मिजाज भी। वक्त गुजरता रहा। हमारे 2 बच्चे शायन और रहमा ने हमारी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया। वो दोनों भी बिल्कुल हम पर गए थे, ना अंधेरे से डरते, ना ही बिला वजह खौफजदा होते। हमने दुनियावी तालीम के साथ उनकी दीनी तरबियत का भी ख्याल रखा। कराची के बेशतर मिडिल क्लास घरानों की तरह हम भी आए दिन किराए के घर तब्दील करते रहते। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी जब हम शारा फैसल से मुंसलिक एक मशहूर मारूफ बिल्डिंग में शिफ्ट होने लगे। मैं बहुत खुश थी। मुझे फ्लैट्स की तज़िए ज़िंदगी पसंद है और अब यह ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। मेरे शौहर ने यह फ्लैट लिया भी इसीलिए था। उनका काम बढ़ रहा था। उनको कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। कम से कम फ्लैट सिस्टम में रौनक तो रहती है। यहाँ सिक्योरिटी भी थी। मैं यहाँ इस बिल्डिंग का नाम नहीं बताऊंगी, मैं फर्जी नाम बताऊंगी। जब हम दोनों इस फ्लैट को देखने गए तो स्टेट एजेंट और फ्लैट के मालिक ने भी हमें कहा कि फ्लैट लेने से पहले हम एक बार सोच लें, क्योंकि जो फ्लैट हम किराए पर ले रहे थे उसके साथ वाला फ्लैट अरसा दराज से बंद है और उसकी वजह से इस फ्लैट पर भी असर पड़ रहा है। आसपास के लोगों ने भी यह बात बताई कि रात को यहाँ अक्सर अजीब और गरीब आवाज़ें सुनी गई हैं और बंद फ्लैट के अंदर से कभी कभी किसी के चलने फिरने की आवाज़ सुनी गई है। हमने हर बात को बगौर सुना, मगर हमारा फैसला अटल था कि अब हम इस फ्लैट को ज़रूर लेंगे। हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा पुरजश हो रहे थे कि देखें कौन है जो यहाँ रहता है। बहरहाल हम 15 दिन बाद शाहीन प्लाजा में शिफ्ट हो गए। हमारा फ्लैट 5वीं मंजिल पर था। फ्लैट तक आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। वैसे तो सीढ़ियां भी थीं, मगर ज्यादातर लोग लिफ्ट ही इस्तेमाल करते थे। फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद पता चला कि हमारी बालकोनी, जिसकी दीवार बराबर वाले फ्लैट से मिली हुई थी, वहां से किसी की गुजरगाह थी। वह जो भी मखलूक थी वह हमारी बालकोनी से होकर जाती थी। बराबर वाले फ्लैट में अच्छे असरात नहीं थे। एक नागावार सी बदशुमाम हमारी बालकोनी में महसूस होती थी। दिन पर दिन गुजरने लगे, हम सेट होते चले गए। हाँ, रात में कभी कभी हमारे किचन में बर्तनों की आवाज़ सुनाई देती, या फिर कभी दरवाजे खुद ही बंद होकर खुल जाते। सर्दियों के दिन शुरू हो गए। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। उन्हीं दिनों मेरे शौहर को इस्लामाबाद जाना पड़ा। मैं पहले बता चुकी हूं कि वह एक वकील भी थे, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई केस था, उन्हें कुछ लोगों के साथ जाना था, सो वो चले गए। उनके जाने के बाद यह 4थे या 5वें दिन की बात है। मैं क्योंकि सुबह सवेरे उठती हूँ, नमाज वगैरह से फार होकर मैं तस्बीह हाथ में उठाती और अपने फ्लैट से बाहर निकलकर तवील कॉरिडोर में टहलते हुए तस्बीह पढ़ती। मेरा यह मामूल फ्लैट में शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद से ही शुरू हो गया था और मुझे बहुत अच्छा भी लगता। सुबह के वक्त जब 400 खामोशी छाई होती और मैं अल्लाह के जिक्र में पूरी तरह डूब जाती, उस सुबह भी मैं उसी तरह आंखें बंद किए तस्बीह पढ़ रही थी। जैसे ही मैं टहलते हुए अपने फ्लैट के नज़दीक पहुंची, किसी ने मुझे बहुत अदब से सलाम किया। मैंने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। मेरे बिल्कुल सामने एक 23-24 साल का खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफ़ेद कुर्ता,
शलवार पहने, सर पर सफेद जालीदार टोपी लगाए वो बहुत मुहज्जब अंदाज में नजर नीचे झुकाए खड़ा था। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और अपने फ्लैट में आ गई, और यह भी नहीं देखा वह कौन था और कहां से आया था। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो मुझे शिद्दत से महसूस हुई वह थी एक मशहूर कर देने वाली खुशबू। अगले दिन भी यही हुआ। मैं जैसे ही अपने फ्लैट के करीब पहुंची, उसकी आवाज ने मेरे कदम जकड़ लिए। अब यह आवाज मेरे बाईं जानिब से आई थी। मैंने जरा सा सर घुमा कर देखा, उसके सलाम का जवाब दिया और फ्लैट में आ गई। मैं यह सोच रही थी कि शायद कोई यहां का रिहायशी होगा। ना जाने मुझे यह क्यों लग रहा था कि यह हमारे सामने वालों का बेटा है। सोचा कि कल सुबह अगर फिर मुलाकात हुई तो जरूर पूछूंगी। अगली सुबह मैं अपने मग्न अंदाज में तस्बीह पढ़ रही थी और साथ ही दिमाग में यह बात चल रही थी कि आज उस लड़के से पूछूंगी कि वो कौन है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि अचानक मुझे उसकी आवाज आई, बाजी आप यहां इस वक्त मत टहला करें। उसकी नरम आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। जी बेटा, मगर क्यों? मुझे तो खामोशी बहुत भली लगती है, इसीलिए मैं यहां टहलती हूं। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोली। आज भी वो निगाहें झुकाकर बाअदब खड़ा था। जी बाजी, मगर इस तरह बिल्कुल अकेले टहलना ठीक नहीं है। आजकल हालात का क्या भरोसा, वो मध्यम लहजे में बोला। अच्छा बेटा, मैं आपकी बात पर अमल करने की कोशिश करूंगी। वैसे आप यहां कहां रहते हैं और आपका नाम क्या है? मैं 2 कदम चलते हुए बोली। जी मैं भी यहीं का रिहायशी हूं और मेरा नाम करल है। उसने अपना नाम बताया और मुस्कुराते हुए सामने बने जीने की तरफ बढ़ गया। अब वह जीने पर से कहां जा रहा था यह अंदाजा लगाना काफी मुश्किल था। उसके लिए मुझे उसके पीछे जाना पड़ता, जो कि खिलाफ तहजीब बात होती। लिहाजा मैं सर झटक कर फ्लैट में दाखिल हो गई, मगर मेरा दिमाग उसके अजीब नाम में उलझा हुआ था। अगले कुछ दिन मेरा बीपी इतना हाई हुआ जिसकी वजह से मैं बाहर निकल ही ना सकी, और शायद मेरी तबीयत खराब ना भी होती तो फिर भी मैं बाहर ना जाती। 4 दिन बाद की बात है। मैं नमाज पढ़कर फारगी हुई थी कि डोरबेल बजी। मैंने पूछा, कौन है? सुबह सुबह कौन आ सकता है? एक ख्याल यह भी था कहीं मेरे शौहर ना आ गए हो, मगर बाहर से वही मुहज़्ज़ब नो लहजे में कहा गया, मैं करल हूं बाजी। मैंने दरवाजा खोला। खैरियत बेटा? सब ठीक है। मुझे उसे देखकर कुछ हैरत थी। जी बाजी, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? उसने उसी तरह मुझसे पूछा। मेरी तबीयत का आपको कैसे पता चला? मैं कुछ हैरत से बोली। आपको 3-4 दिन से देखा नहीं, इसीलिए मैं पूछने आ गया। उसने नरम लहजे में कहा, हाँ कुछ तो तबीयत ठीक नहीं थी और कुछ आपकी बात भी मान ली थी। मैं मुस्कुराकर बोली, आपकी यही बात अच्छी है, आप अच्छी बात मान लेती हैं। हमेशा शादो आबाद रहे। उसने उसी तरह मध्यम लहजे में कहा और चला गया। आज भी वह जीने की तरफ गया था। खैर, इस बात को मजीद 1 हफ्ता गुजर गया। मैंने अपने करीब करीब रहने वालों से उस लड़के के बारे में पूछा, मगर करल नामी नौजवान को कोई नहीं जानता था, बल्कि सबका कहना था कि इस नाम का कोई भी शख्स यहां नहीं रहता। अब मेरी उलझन और बढ़ गई थी। मेरा दिल मुझे कह रहा था कुछ तो गड़बड़ है, और वह गड़बड़ क्या थी? मेरे शौहर के आने पर सब कुछ वाज हो गया। जब मैंने उनको सारा किस्सा सुनाया तो उन्होंने पूरी बात सुनकर फौरन कहा, वो एक जिनजादा है और मुसलमान है। आप मजीद इस बात की कुरेलर में मत पड़े और आप सुबह बाहर मत निकलना। उनके कहने से पहले ही मैं तो बाहर निकलना छोड़ चुकी थी। आज हमें उस फ्लैट को छोड़े 7 साल हो गए, मगर आज भी कभी कभी वह खुशबू मुझे महसूस होती है। और हाँ, हमारे बराबर में वाकई कोई गंदी चीज थी, मगर हमने कभी उसके बारे में ज्यादा जुस्तजू नहीं की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।